स्टूडेंट, मैं हूँ कैसर आज़ाद। कैसर इस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम हिस्ट्री कर रहे थे। हिस्ट्री में एक चैप्टर है आपका पहला, सोर्सेस, वो कर रहा था। आज उसी क्लास को आगे हम कर रहे हैं, यानी कि हमारे प्राचीन इतिहास के कौन कौन से सोर्सेज हैं हम उनको देख रहे थे। आज उसका ये सोर्सेज स्पेशली जो हम कर रहे थे वो ख़त्म करेंगे। फिर हम प्रस्तर युग में चलेंगे, निम्न पाषाण, पूरा पाषाण, मध्य युग, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण, फिर उनका हड़प्पा से क्या रिलेशन हुआ, फिर हड़प्पा कैसे आया, उनको देखेंगे। तो ये लास्ट है। इसके बाद हम प्रस्तर में चलेंगे, लेकिन इससे पहले और आज तक जो पढ़ाए हैं अब उसका हम शॉर्ट नोट्स आपको अब जब बनाएंगे शॉर्ट नोट्स तो ये एक कंप्लीट यहाँ तक एक टॉपिक हो जाता है। तो इसका शॉर्ट नोट्स अगर बनाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे हम पढ़ते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में स्रोत जो है वो कौन कौन सा है। तो प्रस्तर जो होता है कि वो है, कला है, सिक्का है, लेख है, ठीक है। वो उसी में ये है एक आपका टॉपिक है आपका भौगोलिक कारक इस तरीके से हमारे इतिहास को प्रभावित करता है, हम उसको भी देखेंगे। ये भी एक स्रोत के रूप में हम प्रयोग करते हैं अपने इतिहास लेखन में, इसलिए इसको भी जानना जरूरी है और ये बहुत अच्छा टॉपिक है। तो चलते हम इसको शुरू करते हैं। तो कह रही है कि भौगोलिक कारक का इतिहास क्या है। हमने जो भी इसको पढ़ाया उसमें हम ब्लॉक में हम आपको उसको डिस्कशन भी कर दिए हैं, इसलिए बहुत कुछ ज़्यादा बोलने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो देखिए, भौगोलिक कारक का इतिहास, भूगोल किसी काल विशेष के क्षेत्र से जुड़कर देखने में हमें सहायता करता है। भूगोल जो होता है किसी काल विशेष के क्षेत्र को जोड़ के देखने में हमें सहायता करता है। भूगोल इतिहास के अध्ययन में प्रत्येक काल को एक आधार देता है। भूगोल जो होता है इतिहास के अध्ययन में हर पीरियड को एक विशेष आधार देता है, जिससे परिवर्तन को समझना आसान होता है। क्योंकि इतिहास में हम परिवर्तन ही पढ़ना होता है, हमारा फोकस परिवर्तन में ही होना चाहिए। वो हमारे बुद्धियों को सुलझाता है, तो परिवर्तन को समझने में हमारा भूगोल हमें बहुत मदद करता है। इतिहास के अध्ययन में मानव इतिहास के साथ साथ पर्यावरण के भी इतिहास को समझने की जरूरत होती है। जैसे मिट्टी, वनस्पति, पहाड़, स्थल परिस्थितिकी, पर्यावरण सभी ऐतिहासिक परिवर्तनों पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। मिट्टी पे, वनस्पति, पहाड़, स्थल परिस्थितिकी जो है, पर्यावरण सभी ऐतिहासिक परिवर्तनों पर अपना प्रभाव छोड़ता है। ठीक है, आगे हमने इसमें लिखा है, प्राचीन काल के इतिहास का अध्ययन करते हुए हम भौगोलिक कारक के माध्यम से निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। कह रहा प्राचीन काल का जो इतिहास है, एंसेंट टाइम का जो इंडियन का हिस्ट्री है, उसमें भौगोलिक कारक के माध्यम से भूगोल को एक कारक मान करके हम बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। पहले क्या है कि सभ्यता का प्रसार उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर क्यों हुआ। पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक रफ आइडिया के लिए हाथ का नक्शा बनाता हूँ, ठीक है, समझ जाएंगे। अगर नहीं होने की वजह से भी, ठीक है। और ये आपका पाकिस्तान वाला है, ये अफगानिस्तान है, और ये ईरान वाला है, यहाँ पाकिस्तान से है। ये अरब क्षेत्र हो गया, अमन होगा, यमन होगा, ओमान होगा, ये सऊदी है, इराक है, ये सब इराक वाला इलाका हो जाएगा। सॉरी, ईरान वाला ये इराक है। तो ये हमारा जो है नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन ये है, यानी हमारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान का कुछ इलाका ये नॉर्थ वेस्ट रीजन है, ठीक है। अब हम इसी की बात करें, सभ्यता का प्रसार उत्तर पश्चिम, कहने का मतलब ये है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सिंध वाला जो प्रांत है ये सब उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर क्यों हुआ। कह रहा है जो सभ्यता का प्रसार हुआ पहले यहाँ हुआ, उसके बाद तब ये पूरब की तरफ गया, इधर गया। ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण, क्या वाई, ये कारण क्या है, ठीक है। इस कारण को हमें खोजना है। इसके विपरीत स्थिति क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं है कि यहाँ सभ्यता विकसित हुई और इधर गया हो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में,
तो इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ते हुए वर्षा की मात्रा बढ़ती गई। पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ने में, जैसे कि आपको फिर से एक बार हिंदुस्तान बनाते, ये पाकिस्तान का है ये। कह रहे हैं जब हम पश्चिम से पूरब की तरफ जाते हैं तो वर्षा की मात्रा बढ़ती है। इधर से पश्चिम से पूरब की तरफ जाते हैं तो वह ना पूरब की तरफ बढ़ते हुए वर्षा की मात्रा बढ़ती गई। उस काल में सिंधु नदी और उसके आसपास में वर्षा की मात्रा कम थी। यहाँ जो सिंधु नदी बहती थी इस तरह से पाकिस्तान में, यह इसके आसपास में वर्षा की मात्रा क्या थी, बहुत कम थी। ठीक है, वर्षा की मात्रा कम थी। उससे थोड़ा अधिक वर्षा सिंधु गंगा विभाजक क्षेत्र में देखने को मिलती। सिंधु गंगा विभाजक कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो गंगा नदी ऐसे निकलती है, ये गंगा है और इधर सिंधु है। सिंधु की ये 5 नदियाँ, ये जो 5 नदियाँ हैं, इनसे लेकर के यहाँ गंगा यमुना का जो यहाँ ये वाला रीजन है, इस इलाके के बारे में ये कह रहा है कि अधिक वर्षा सिंधु गंगा विभाजक क्षेत्र में देखने को मिलता है। उसकी तुलना में अधिक वर्षा गंगा यमुना के ऊपरी दोआब में देखने को मिलता है। ऊपरी दोआब आपको यहाँ से लेकर के इलाहाबाद तक के इलाके को कहते हैं ऊपरी दोआब। ठीक है, ऊपरी दोआब देखने को मिलता है। उसकी तुलना में मध्य दोआब, यानी इलाहाबाद से चले जाइए आप यहाँ तक भागलपुर तक, इसको कह देते हैं मध्य दोआब। ठीक है, उससे ज़्यादा मिलता है, मध्य दोआब में ज़्यादा मिलता है और 60 सेंटीमीटर से बढ़कर 125 सेंटीमीटर तक चली गई। जबकि फिर सबसे अधिक वर्षा निम्न गंगा घाटी, यानी ये जो बंगाल वाला क्षेत्र है, इसको कहते हैं निम्न। ये हो गया ऊपरी दोआब, मध्य दोआब, और ये हो गया निम्न दोआब। तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है ये निम्न दोआब बंगाल वाले क्षेत्र में होता है। और ऐसे भी आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो वर्षा ऐसे आती है, इस नॉर्थ ईस्ट पहाड़ से टकरा करके सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं कर आती है। फिर इधर जैसे जैसे बढ़ते हैं वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। जाहिर सी बात है, कह रहा है कि निम्न गंगा घाटी में यहाँ वर्षा अधिक है, देखी जा सकती है, जो लगभग 125 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक पहुँच जाती है। उसी के अनुरूप जंगल भी घने होते चले गए। अब ज़्यादा जहाँ वर्षा होगी, पानी ज़्यादा जहाँ बरसेगा, वहाँ ऑफकोर्स ये पेड़ घने होते हैं। ये ज्योग्राफी में आप पढ़े होंगे। ठीक है, चले गए। यहाँ अगर नॉर्थ वेस्ट, इस रीजन की बात कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट में अग्नि तथा तांबे के उपकरण के माध्यम से जंगलों की सफाई करना अपेक्षाकृत आसान था। यहाँ तो वर्षा कम थी तो जंगल भी कम घने थे। वो कह रहा आग से और तांबे के उपकरण से यहाँ पे आसान था जंगलों की सफाई करना। बट यहाँ जंगल बहुत ज़्यादा घने थे तो वो संभव नहीं था। इसकी जड़ें बहुत अंदर तक गई थी। ऊपरी सतह को तो आप शायद साफ कर लेते, वो भी बहुत मुश्किल था, बट नीचे के ज़मीन को खोदाई करके खेती करना मुश्किल था। तो जंगलों की सफाई करना नॉर्थ वेस्ट में आसान था, परंतु मध्य गंगा क्षेत्र तथा निम्न गंगा घाटी क्षेत्रों में जंगल इतने घने थे कि लोहे के उपकरणों की सहायता के ही माध्यम से गंगा घाटी का आबाद किया गया। इधर जो लकड़ी और तांबे के थे, इधर हम उससे आबाद तो कर लिए, लेकिन लकड़ी और तांबे से इधर आबाद करना मुश्किल था। लोहा से ही ये पॉसिबल हो पाया। ठीक है, और लोहा 6ठी सदी ईसा पूर्व में आकर के हम उसको ताप इतना विकसित कर सके कि हम उसको गला सके। लोहा को गलाने के लिए आपको 1534 डिग्री सेल्सियस चाहिए। उस वक्त 600 BC से पहले इतना ताप हमने अभी विकसित नहीं किया था। ठीक है ना, ताकि हम लोहे को गला सके। ये इतना ताप हम 6ठी सदी ईसा पूर्व में विकसित कर पाए, तब जाके हम लोहा को गला पाए। जब लोहा को गला करके कुदाल और फव्वारों में हमने चेंज कर लिया, तब जा करके इधर के जंगलों की सफाई और इसकी कुड़ाई आसान हो गई। नीचे से इसको ज़मीन से जड़ से उखाड़ना पॉसिबल हुआ, खेती लायक बनाए। ठीक है, तब जब ये लोहे को गलाने की ताप विकसित हमने कर ली, तब ये हुआ मोटा मोटी 600 BC के आसपास। ठीक है, जबकि पूर्व मध्यकाल तक आकर ही निम्न गंगा घाटी आबाद हो सका। ठीक है, मध्य गंगा घाटी को आबाद किया जा, जबकि पूर्व मध्यकाल तक ही आकर के निम्न गंगा घाटी, माने इस वाला
पूर्व मध्यकाल तक की जो मेडाइवल पीरियड के से जहाँ शुरू होता है ना, उससे जस्ट उसी के आसपास में, उससे पहले थोड़ा सा करके इधर मध्य निम्न ये जो है ना, इसको हम आबाद कर सके। यही वजह है कि सभ्यता पश्चिम से पूरब की गई। यही बारिश और जंगल घने होने के कारण से इधर सभ्यता विकसित नहीं हुई। सभ्यता यहाँ विकसित हुई और यहाँ से इधर की तरफ प्रसार हुआ। इसका कारण, ठीक है, जब लोहे का गलनांक हमने खोज निकाला, उससे हमने औजार कुदाल फव्वारे बना के जंगलों की सफाई जब कर लिए, तब सभ्यता इधर से उधर शिफ्ट की है। ठीक है, तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना होगा, समझना होगा। ठीक है, तो ये ही इसके बीच का कॉन्सेप्ट था कि सभ्यता पश्चिम से पूरब क्यों गई, क्योंकि पश्चिम में बारिश कम थी, जंगल घने थे, कम होंगे, और यहाँ पे जो तांबे और लकड़ी और हड्डी प्रस्तर के उपकरणों से आसान था, क्योंकि जंगल विरल थे। ठीक है, तो यहाँ पे खेती करना आसान हुआ। जहाँ खेती होगी सभ्यता वहीं विकसित हुआ। खाने के लिए नहीं रहा तो फिर सभ्यता विकसित कहाँ से करेगा, पहली बात। दूसरी बात, हमने पानी के सोर्सेज बताए हैं। यहाँ पे जो पानी था वो सलाइन था, हल्का, नदी किनारे सभ्यता को विकसित बसना आसान था यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे बसी। नेक्स्ट चलते हैं और दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो ये है इसका लाइन है। ऐसा देखा जा सकता है कि उत्तर भारत की मैदानी भाग, उत्तर भारत का जो मैदानी भाग है, प्रायद्वीपीय भारत की तुलना में पहले ही विकास की ओर अग्रसर हुआ, तथा उत्तर पश्चिम एवं उत्तर भारत में नगरीकरण के दो भिन्न चरण घटित हो गए, तभी जाकर प्रायद्वीपीय भारत में नगरीकरण देखा गया। ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये आपका भारत है, ये है आपका नॉर्थ वाला रीजन यहाँ। और ये प्रायद्वीपीय भारत में जब दो दो नगरीकरण, एक नहीं बल्कि दो दो नगरीकरण जब विकसित हुआ, तब जाकर के इस प्रायद्वीपीय भारत में साम्राज्य या नगरीकरण का उद्भव हुआ। ठीक है, दो दो नगर घटित हो गए, तभी जाकर प्रायद्वीपीय भारत में नगरीकरण देखा गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पीछे वही कारण है कि एक तो जंगल घने थे पूरब की तरफ, जो पश्चिम की तरफ काफ़ी विरल थे, आसान था वहाँ पे। ठीक है, आसान था। ठीक है, प्रायः ऐसा देखा गया कि उत्तर भारत में, अब कह रहा है प्रायः ऐसा देखा गया कि उत्तर भारत में साम्राज्य का निर्माण हुआ और यह साम्राज्य बृहद क्षेत्र पार करके दक्षिण की ओर गया तथा अखिल भारतीय साम्राज्य बनाने की दिशा में प्रयास हुआ। उत्तर भारत है ये, उत्तर भारत है ये इधर वाला। ठीक है, यहाँ साम्राज्य विकसित करने के बाद ये दक्षिण की तरफ गया और साम्राज्य बनाने का, स्थापित करने का प्रयास किया, परंतु ऐसा प्रायः नहीं देखा गया कि दक्षिण में बनने वाला कोई साम्राज्य उत्तर भारत के क्षेत्र पर नियंत्रण रख पाया हो। पर यहाँ का बना हुआ साम्राज्य इधर गया, कोशिश किया, कुछ क्षेत्रों तक उसने कब्जा किया, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा गया कि इस उत्तर में बना साम्राज्य, दक्षिण में बना साम्राज्य उत्तर पे जाकर के कब्जा कर लिया हो, अपने साम्राज्य का नियंत्रण रख पाया हो। उदाहरण के लिए राष्ट्रकूट और चोलों ने उत्तर भारत की तरफ अभियान किया। जो राष्ट्रकूट था ये और चोलों ने, उत्तर भारत के चोल तो यहाँ पश्चिम बंगाल तक पहुंचा, लेकिन फिर सफल नहीं हो पाया। कोशिश किया भी, लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता है, परंतु नियंत्रण नहीं बना रख सके। इसका एकमात्र अपवाद मराठों को माना जाता है। सिर्फ ये जो मराठे थे ना, यही एक बार इधर गए थे, उस दिन वहाँ पर रुके थे। ठीक है, लेकिन ऐसा ये अपवाद है। बाकी जो भी है, उत्तर में साम्राज्य का विकास हुआ, वो साम्राज्य दक्षिण की तरफ गया। उत्तर पश्चिम में नगरीकरण हुआ, वो पूरब में गया या दक्षिण में भी गया। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा गया है कि दक्षिण में कोई चीज़, दक्षिण में किसी साम्राज्य या नगरीकरण का विकास हुआ हो, वो उत्तर की तरफ गया हो। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, इसके पीछे इसका क्या कारण है? तो कोई ना कोई कारण होगा इसके पीछे, ऐसे तो होगा नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं इसके। तो कह रहा है दक्षिण भारत में महाराष्ट्र स्थापित राज्य तथा आंध्र स्थापित राज्य के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता था।
इसका भी कारण भौगोलिक है। वस्तुतः दक्षिण भारत में उपजाऊ भाग की कमी रहती है, अतः ये दोनों राज्य प्रायः कृष्णा तुंगभद्रा दोआब तथा गोदावरी डेल्टा के भूभाग पर कब्जा करने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। अब दक्षिण भारत का देखो तो ये है गोदावरी, तुंगभद्रा, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। इनका दोआब, इनका दोआब और ये दोआब, खैर कावेरी तो नीचे है। इनके दोआब और तुंगभद्रा और कावेरी, कावेरी के सॉरी कृष्णा के दोआब के लिए इन महाराष्ट्र और आंध्रा, दक्षिणी आंध्रा खास करके और उत्तरी तमिल आपस में मिल करके संघर्ष करते रहते थे। दोनों में हमेशा इसके पीछे कारण भी इसका भूभाग ही है, भूगोल ही है, क्योंकि यहाँ पे उपजाऊ ज़मीन बस यही कृष्णा तुंगभद्रा और कावेरी और महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत वो जो जगह है वहाँ पे उपजाऊ ज़मीन थी। और उस ज़माने में तो उपज ही सबसे बड़ा एसेट होता था। आएंगे क्या, उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि उपजाऊ भूभाग पे कब्जा हो, ठीक है। उपजाऊ भूभाग पे कब्जा करने के लिए हमेशा दोनों, महाराष्ट्र में जो भी राज्य स्थापित होता या आंध्रा में जो राज्य स्थापित होता, तुंगभद्रा दोआब या कृष्णा तुंगभद्रा दोआब और गोदावरी डेल्टा के लिए भूभाग पर कब्जा करने के लिए हमेशा वो लड़ते थे। प्राय ऐसा देखा गया कि महाराष्ट्र पर आधारित राज्य अथवा आंध्र क्षेत्र पर आधारित राज्य दक्षिण की ओर बढ़कर एक साम्राज्य बनाता, परंतु हमें ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि कावेरी के दक्षिण ऐसा कोई साम्राज्य का निर्माण हुआ हो जो उत्तर की ओर जाकर साम्राज्य बना पाता। इसका कारण भी भूगोल है। कह रहा है कि ये कावेरी नदी है, कोई इधर इस साइड में कोई साम्राज्य विकसित हुआ हो, इधर जाके साम्राज्य बनाया हो, ऐसा कोई उदाहरण नहीं। बल्कि यहाँ महाराष्ट्र और आंध्रा में जो राज्य बने हैं, साम्राज्य बना है, वो हमेशा कावेरी के दक्षिण में जाके साम्राज्य बनाने की कोशिश किया, बट इधर का कोई इधर जाके बनाने की कोशिश नहीं की है। इसके पीछे भी भूगोल है वस्तुतः। अब इसको और भी डिटेल पढ़ेंगे जब हम इसका चैप्टर वाइज चलेंगे। ये सोर्सेस क्या है, पूरे चैप्टर का सोर्स सार है, ठीक है। इसलिए हम डिटेल आगे जब पढ़ें तब फिर और ये बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। वस्तुतः दक्षिण की ओर जाते हुए कृषि भूमि की कमी देखी गई। जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं ये बेल्ट हमारा और पतला होता जा रहा है, ठीक है, और नदियाँ भी छोटी छोटी होती जा रही है, तो डेल्टा भी छोटा होगा, तो उपजाऊ भूमि कम होती जा रही है, ठीक है। इसलिए इस पे कब्जा करने के लिए वो जो लोग थे वो तो करते ही थे, प्लस यहाँ पे ये खुद ही इतना छोटी जगह थी कि यहाँ पे खुद ये संघर्ष होता था कि मेरा कब्जा रहे। दूसरी बात, यहाँ आबादी कम होगी, जाहिर सी बात है, ये इधर जाने का इनको कोई मौका नहीं मिला, इनको खुद आबाद क्षेत्र मिला हुआ था। तो हम यह भूगोल, हाँ, जाकर साम्राज्य बना पाता, इसका कोई कारण भी भूगोल ही है, ठीक है। दक्षिण की ओर जाते हुए कृषि की भूमि में कमी देखी जाती है, ठीक है ना, कमी देखी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हमने आपको 3-4 चीज़ बताई, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, तब हम पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण पे चलेंगे। भौगोलिक कारक जो होता है इतिहास का, वो हमें देखना था, वो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। यह हमने आपको दिखाया, परिवर्तन को समझना होता है, इन सब से जोड़ के देखना है। अब मेन सवाल इसमें भूगोल जो था वो उत्तर पश्चिम में साम्राज्य का निर्माण हुआ और वो पूरब में गया, बल्कि ऐसा नहीं हुआ कि पूरब में कोई साम्राज्य का निर्माण हुआ हो और पश्चिम गया हो। दूसरी बात, कोई ऐसा देखने को नहीं मिलता कि दक्षिण में कोई साम्राज्य विकसित किया हो और वो उत्तर की तरफ गया हो, बल्कि उत्तर में विकसित साम्राज्य ही दक्षिण की ओर गया है। दक्षिण का 1-2 प्रयास भी किया, वो सफल नहीं रहा, इतना बात लिख देंगे, काम खत्म हो जाता है, पूरा का पूरा भौगोलिक कारण खत्म हो जाता है इतिहास बताने के लिए। अब आता है पर्यावरण, ठीक है। अब आता है पर्यावरण और पारिस्थितिकी, क्या ये भी महत्व निभाती है इतिहास पे? इतिहास पे आपका स्रोत प्रस्तर युग निभाया, सिक्के निभाए, कला लिपि वो सब निभाया, तो ये भी भूगोल भी ऐतिहासिक स्रोत में हमें लिखना होता है। अगर ये लिख देंगे तो आपका एक कंप्लीट आंसर तैयार हो जाएगा। मतलब आज जो आप पढ़ लेंगे, आधा घंटा का वीडियो होता है, ये सब समराइज अगर कर लें तो मुश्किल से 1 घंटे का वीडियो
4 क्लास को मिला के होगा। लेकिन ये आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ से। अब मैं इसका शॉर्ट नोट्स भी बना के बता दूंगा कैसे बनेगा, तो आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, यहाँ से कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चलते हैं। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण पर इतिहास का क्या प्रभाव पड़ता है? तो पारिस्थितिकी है और पर्यावरण है, इतिहास पर कोई असर डालता है, इस पे कोई असर डालता है क्या? उसी वस्तुतः इतिहास का अध्ययन मानव की गतिविधियों तथा पर्यावरण में होने वाले बदलाव का समन्वित प्रभाव का अध्ययन करता है। कहता है वस्तुतः इतिहास का अध्ययन, जो हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं, मानव की जो गतिविधि है और पर्यावरण में होने वाले बदलाव का समन्वित प्रभाव है, उसका हम अध्ययन करते हैं। इतिहास में किसका? पर्यावरण और मानव की जो गतिविधि है, उन दोनों का, ठीक है, उन दोनों के बदलाव का समन्वित प्रभाव जो होता है, ठीक है, उनका हम अध्ययन करते हैं। क्योंकि परिवर्तन को ब्रीड करने में मानव की गतिविधियों के साथ साथ पर्यावरण में होने वाले बदलाव का अध्ययन भी आवश्यक होता है। पर्यावरण को ब्रीड करने में मानव गतिविधि, मतलब पर्यावरण को खराब करने में मानव की तो गतिविधि है ही, मानव गतिविधि के साथ साथ पर्यावरण में होने वाले बदलाव का भी अध्ययन आवश्यक हो जाता है। हालांकि यूरोप के अध्ययन को विशेष महत्व दिया गया, यूरोप में इसके अध्ययन को विशेष महत्व दिया गया, परंतु भारत में हाल तक उसे नज़रअंदाज किया जाता रहा है। सर्वप्रथम गॉर्डन चाइल्ड नामक विद्वान ने अपने अध्ययन में पर्यावरण को भी महत्व दिया था। फिर हाल ही में बीपी अग्रवाल, एसएन राजगुरु नामक विद्वानों ने अपने अध्ययन में पर्यावरणीय कारक को विशेष महत्व दिया है। वर्तमान में प्रथम नगरीकरण के उत्थान एवं पतन, आर्यों के मध्य एशिया से के पतन, आर्यों का मध्य एशिया से प्रवास, दूसरा आदि विषयों का अध्ययन पर्यावरणीय कारक के परिप्रेक्ष्य में किया जाने लगा है। पर्यावरण का आज इतना महत्व है कि वर्तमान में प्रथम जो नगरीकरण हुआ, उसका उत्थान हुआ और पतन हुआ, प्रथम नगरीकरण का, उसके पीछे हम पर्यावरण से जोड़ के देखते हैं। दूसरा, आर्यों का जो प्रवास हुआ भारत की तरफ जो आए, इसको भी हम पर्यावरण से ही जोड़ के देखते हैं। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, हम डिटेल आगे देखेंगे। आदि विषयों का अध्ययन पर्यावरणीय कारक के परिप्रेक्ष्य में किया जाने लगा है। ठीक है, आगे हम इसको डिटेल देखेंगे, अभी बस तो ये झलकी है ये। ठीक है, तो ये है आपका
चलिए, तो ये आपका हो गया। ये पर्यावरण के बारे में मैंने बताया कि पर्यावरण ही असर डालता है, उसका हमें अध्ययन करना है। आज के डेट में हम करने भी लगे हैं, पर्यावरण का महत्व समझे हैं। तो जैसे आर्यों का जो भारत एशिया में आगमन हुआ, उसके पीछे हम पर्यावरण को भी जोड़ के देखते हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो तो आगे हम बात करेंगे, अभी तो हम झलकी दे रहे हैं। दूसरी बात है, प्रथम नगरीकरण हुआ, इसके पीछे भी पर्यावरण को माना गया है। ठीक है, इन सब की बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, ये तो कुछ ये नहीं है, बट मैं आपको समझा दूँ। भौतिक नियतिवाद, भौगोलिक नियतिवाद या भौतिक नियतिवाद कुछ है नहीं। देखिए, इनका क्या कहना है, जो भूगोलवेत्ता है, भूगोल शास्त्री है, वो कहते हैं सब कुछ भूगोल ही निर्धारित करता है। सारा का सारा क्या कौन निर्धारित करता है? भूगोल। भूगोल के बिना कुछ नहीं, भूगोल ही सब कुछ निर्धारित करता है। पर्यावरण, मानव बस्ती, उनका विकास, सब कुछ भूगोल ही डिसाइड करता है, संस्कृति। लेकिन कुछ बाकी भूगोलवेत्ताओं ने का खंडन किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। भूगोलवेत्ताओं ने दिखाने का प्रयास किया है कि भूगोल ही एकमात्र कारक है, जो सभी परिवर्तनों का कारक एकमात्र भूगोल ही है। दूसरे विचारक कहते हैं कि भौगोलिक क्षेत्र में विकास का स्तर, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में विकास का स्तर अलग अलग होता है। इसके पीछे मुख्य कारण प्रौद्योगिकी को मानते हैं, टेक्नोलॉजी को मानते हैं, ना कि भूगोल को नहीं मानते। जैसे देख लेना, ये है आपका ओमान है, यमन है, अरबिया है, जोर्डन है, इसराइल, फिलिस्तीन है, बॉर्डर पर नहीं इन सब के। तो कह रहा है कि एक ही भौगोलिक क्षेत्र है, यहाँ यहाँ भी बालू, यहाँ भी बालू, यहाँ भी रेगिस्तान, यहाँ भी रेगिस्तान, यहाँ भी रेगिस्तान, यहाँ खेती ही ना हो, यहाँ खेती। लेकिन इन्होंने अपनी प्रौद्योगिकी के माध्यम से आज दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राष्ट्र बना हुआ है। सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी इसके पास, दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी कंपनी इसके पास, दुनिया का सबसे बढ़िया से बढ़िया लड़ाकू विमान टेक्नोलॉजी इनके पास, दुनिया का बेस्ट रिसर्च इनके पास। ठीक है, तो ये कहते हैं अब इनके लोगों का जीवन स्तर बहुत आगे है। ठीक है, सारी दुनिया को अपनी उंगलियों में नचाने वाला है ये इसराइल। ठीक है, इतना। तो भूगोल क्या डिसाइड किए? यहाँ तो भूगोल फेल हो गया भूगोलवेत्ताओं का। वही कारण है कि यहाँ भूगोल तो एक कारक हो सकता है कि लोगों के विकास को निर्धारित करता हो, समाज को, लेकिन भूगोल एक मात्र कारण है, ऐसा कहना उचित नहीं है। जस्ट हमने देखा इजराइल एंड सऊदी अरब का। उसी का खंडन अगले जो भूगोलवेत्ता कहते हैं, कि भूगोलवेत्ता कहते हैं कि भूगोल ही एक साम्राज्य का निर्धारण करता है, लेकिन दूसरे विचारक खंडन करते हैं तकनीकी और प्रौद्योगिकी के माध्यम से सभी भूगोल पर नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे कहते हैं कि एक ही जैसा भौगोलिक क्षेत्र है, लेकिन दोनों क्षेत्रों में विकास का असर अलग अलग है, जहाँ अलग अलग हो जाता है। इसकी वजह होती है प्रौद्योगिकी, यानी प्रौद्योगिकी भूगोल की सीमा का उल्लंघन करके, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी भूगोल की सीमा का उल्लंघन करके विकास को लाता है। लेकिन हम भूगोल का प्रभाव स्वीकार करेंगे, हम ऐसा नहीं करें कि लेकिन एकमात्र कारण भूगोल ही है, ऐसा नहीं कह सकते। इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उदाहरण देंगे इज़राइल एंड फ़िलिस्तीन का, कि उसकी दोनों, या इज़राइल एंड सऊदी अरब का, दोनों की भौगोलिक स्थिति एक है, जबकि यूरोप अरब के पास इतना संसाधन होने के बाद भी क्या है, वो पीछे है। और इज़राइल जस्ट बगल में है, सेम भौगोलिक स्थिति है, लेकिन देखिए कितना आगे। क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में मानव गतिविधियों तथा प्रस्तर युग का आरंभ है। इसमें हम एक तो प्रस्तर युग को पढ़ेंगे, मध्यपाषाण को पढ़ेंगे, ताम्रपाषाण को पढ़ेंगे।
ठीक है, इनको पढ़ेंगे, एक एक करके हम आगे को शुरू करेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में मानव गतिविधियाँ प्रस्तुत युग का आरंभ है, जिसमें एक छोटा सा हेडिंग है, पुरातत्व के आधार पर मानव गतिविधियों का अध्ययन निम्नलिखित कालों में बांटकर किया जा सकता है। मानव पुरातत्व के आधार पर, पत्थरों के आधार पर, पत्थर के जो औजार मिले हैं उसके आधार पर मानव गतिविधियों का अध्ययन निम्नलिखित आधार पर बांटकर किया जा सकता है। एक तो प्रस्तर युग कहते हैं। इस काल में लोगों ने उपकरण के रूप में हड्डी, पत्थर और लकड़ी के उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। प्रस्तर युग में पत्थर, लकड़ी और हड्डी के उपकरणों का लोग उपयोग करते थे। तांबा और लोहा नहीं हो। तांबा और लोहा के लिए, तांबा को गलाने के लिए 1083 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और लोहा को 534 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो पत्थर और हड्डी के लकड़ी से बने हुए तो गल गए, पत्थर के तो बचे हुए, बाकी हड्डी और लकड़ी के बने हुए तो गल गए, बचा तो बचा क्या, सिर्फ पत्थर का बचा। इसका उपयोग करना तो मुश्किल था भी। वही देखिए, हड्डी और लकड़ी के उपकरण कमज़ोर होते हैं, इससे गहरी जुताई खुदाई नहीं संभव थी। वहीं तांबे से उपकरण बने हुए गहरी खुदाई और जुताई करते थे, जिसका मतलब यह निकाला जा सकता है कि तांबे के उपकरण का प्रयोग करने वाले लोग अधिक सरप्लस पैदा करते रहे होंगे। दूसरी तरफ लोहे का उपयोग से बना कुदाल फव्वारा होता था, वह तांबे से बने कुदाल फव्वारे से ज़्यादा अधिक जंगलों की सफाई करते थे, डीप खुदाई करते थे, उनकी पैदावार अत्यधिक होती थी। इसका मतलब है कि वह अधिक विकासशील विकसित होते होंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक समस्या थी कि परिवर्तन करने के लिए समस्या, तांबे को हम 1083 डिग्री सेल्सियस पर गला सकते थे, लेकिन लोहा को गला करके औजार बनाने के लिए जो ताप चाहिए वो 1534 डिग्री सेल्सियस ताप चाहिए। लेकिन इस ताप का हम अभी आविष्कार नहीं किए थे, खोज नहीं हुई थी, पैदा नहीं कर पाए थे, चाहिए उस समय संभव नहीं था। वहाँ तो था लेकिन वो संभव नहीं था कि हम इतना ताप दे दे कि ये गल जाए, क्योंकि इतना ताप का भी ने आविष्कार नहीं किया था। ठीक है, तो लोहा था, पड़ा हुआ था, उसका कृषि में कोई इस्तेमाल नहीं था। जो होता था हम तांबे से करते थे, क्योंकि तांबा हमारा गल जाता है 1534 के आसपास, 1034 के आसपास में। ठीक है, 83 के आसपास, 83 के आसपास में, नहीं 1534 डिग्री अभी हमारे पास विकसित नहीं हुआ था कि हम लोहे को गला सके। ठीक है, इस युग के यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आकर के इतने टेम्परेचर को हम विकसित कर सके, इसलिए लोहे का बना हुआ उपकरण युद्ध में तो प्रयोग किया गया, लेकिन कृषि में बाद में जाकर के प्रयोग हुआ। जब हम ईसा के 600 BC में आए, तब उस वक्त हम इस ताप का जनरेट कर चुके थे। ठीक है, इस ताप को, तब जाकर के हम इससे खेती करेंगे, और जाहिर सी बात है जब इससे खेती हुई तो जंगलों की सफाई आसान हो जाएगी, एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है वो सरप्लस में आ जाएगा, ये ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट में ये है ताम्रपाषाण। वो तो मैंने बता दिया, प्रस्तर युग। दूसरा है ताम्रपाषाण। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में ताम्रपाषाण काल का आगमन लगभग 3500 BC में हुआ। ताम्रपाषाण काल से बात पर तांबे के साथ साथ पत्थर के उपकरणों का प्रयोग, क्योंकि धातु के प्रयोग के साथ उत्पादन की स्थिति बेहतर हुई, इसलिए तांबे का प्रयोग करने वाला समुदाय अधिक संसाधन संपन्न हुआ। ठीक है, मैंने कहा भारतीय उपमहाद्वीप में ताम्रपाषाण काल का आगमन इतने में हुआ। ताम्रपाषाण से बात यह है, तांबे के साथ साथ पत्थर के उपकरणों का उपयोग, तांबे के साथ साथ क्या है, पत्थर के उपकरण का प्रयोग हुआ। तांबा हुआ, उसमें पत्थर भी जोड़ा गया। धातु के उपकरणों का उपयोग, क्योंकि धातु का प्रयोग के साथ उत्पादन की स्थिति बेहतर हुई। ठीक है,
धातु के साथ इन पत्थरों का जो प्रयोग किया तो उत्पादन की स्थिति बेहतर हुई, इसलिए तांबे का प्रयोग करने वाला समुदाय अधिक संसाधन संपन्न हो गया। ठीक है, अब आते हैं लास्ट लौह युग। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहा युग आरंभ होता है 1100 बीसी से 1000 बीसी माना जाता है। हालांकि लोहे हाल में उसकी तिथि को बढ़ा करके 1700 बीसी, जो 1100 था ना उसको 1700 बीसी और पीछे ले गए, तथा जो 1000 था उसको 1615 500 यहाँ भी ले 600 यहाँ भी ले गए। ठीक है, तक पीछे ले जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि लोहा तांबे की तुलना में अधिक कठोर है। लोहा जो है तांबे की तुलना में अधिक कठोर है, साथ ही इसकी उपलब्धता अधिक है, लोहे की उपलब्धता अधिक है, इसलिए उत्पादन में इसने अधिक प्रभावी भूमिका निभाई। यही वजह है कि इतिहास में इससे परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ तक करा दिया है। तो आपके इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के स्रोत जो थे वो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसका आप लोग सब आदमी एक एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, बना करके मुझे आप मैसेज कीजिए, हम देखते हैं, फिर हम आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तब जा कर के एक क्लियर विजन आएगा। जो भी लोग इंटरेस्टेड है प्लीज़ आप बनाइए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मेल कीजिए, टेलीग्राम लिंक पे आ जाइए, वहाँ जा कर के आप इसको मुझे फॉरवर्ड कीजिए, मैं देखता हूँ, सुधार करने की जरूरत हुई सुधार करेंगे, फिर मैं भी आपको अपना एक बना के देता हूँ। पहले ज़रूरी है कि आप बनाइए। ठीक है, तो हम आज आपको ये ख़त्म कर दिए। नेक्स्ट जो अब आपका चलेगा, ये एक पार्ट ख़त्म हो गया आपका। प्राचीन भारत का जो सोर्सेस चैप्टर था उसका एक भाग ख़त्म हो गया। अब हम चलेंगे आपका एक एक करके प्रस्तर युग, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, निम्न पाषाण, ठीक है, ताम्र पाषाण, पूरा ताम्र पाषाण, नव पाषाण, इन सबको देखेंगे। इस सब की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्थिति कैसी थी, इन सब का एक एक करके देखेंगे। इनके बाद जो बचा नवपाषाण और ताम्रपाषाण का हड़प्पाकालीन संस्कृतियों से क्या संबंध था, या दोनों में कैसे कुछ रिलेशन है। हालांकि एक बहुत पहले का है, 200 बीसी के टाइम का है, और एक बात का है, तो दोनों में क्या कोई समानता है वो देखने का प्रयास। तो ये आपका हिस्ट्री का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। स्तर के फायदे बताए कि उससे हम कैसे, हमारे पूर्वजों ने अपना जीवन यापन शुरू किया, कला, संस्कृति, लिपि, साहित्य, सिक्के, और अभी भौगोलिक कारण हम, और परिस्थिति के कारण, इतने सारे कारण बता दिए हैं। अपने इंट्रोडक्शन में ही सिर्फ इन कारण से बता दो कि इन कारणों से परिवर्तन हुआ, दैट्स ऑल, काम खत्म। प्रोफेसर को नंबर देना जरूरी हो जाए कि हाँ भाई परिस्थिति, पर्यावरण भी एक कारक रहा है। एग्जाम्पल दे दो, उदाहरण दे दो, भूगोल भी रहा है उसका एग्जाम्पल दे दो, इसराइल और अरब का। ठीक है, तो इससे आपका कंप्लीट हो गया। तो हम नेक्स्ट क्लास में, अब आपको हम ये क्लास का अभी हम 1 वीक जो है ना, 7 तारीख तक हम कोशिश करेंगे आपका इस क्लास को PDF डालेंगे हम। कोशिश होगी हमारा 8 जनवरी को। ठीक है, 8 जनवरी को। अभी एक्चुअली BPSC मेंस चल रहा है, स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हम लोग उसी में अभी बिजी हैं, बच्चों को करा रहे हैं। ये जैसे 7 तारीख को ख़त्म होता है तो मैं प्रॉब्ली आपको कहता हूँ 8 जनवरी को आपको कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, इनकेस 8 को ना हो पाया तो 9 जैन से तो आपका 100% कंटिन्यू रहेगा। अभी आधा घंटा 15 मिनट का वीडियो है, छोटा छोटा टॉपिक ले रहे हैं हम। आगे इससे हम नेक्स्ट में जब हम जाएंगे तो हम लंबी लंबी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आपको उतना पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस बहुत है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगे, सही होगा, अच्छा उम्मीद करते हैं कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।